वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा यही टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है। If the system at equilibrium undergoes a stress, it operates in such direction to decrease or resist that stress। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई की गई है, ठीक है, या उसको किसी ऐसी कंडीशन में डाल दिया गया है जिसमें स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, यानी सिस्टम जो है वो स्ट्रेस में है हमारा, और साथ ही साथ उस पर इक्विलिब्रियम स्टेज भी आ गई है हमारे सिस्टम में। सिस्टम जो है वो बेसिकली मैं किसी रिएक्शन को कह रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अब उस स्ट्रेस को उस सिस्टम ने किस तरह मैनेज करना है, उस स्ट्रेस को किस तरह निकालना है अपने रिएक्शन में से, तो यानी अपने प्रोसेस में से, तो उसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या करता है, डिस्कस करता है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो सिस्टम है ना वो स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो अब हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो इफ़ेक्ट है हमारे सिस्टम पे वो क्या होता है, और सिस्टम उस इफेक्ट को किस तरह मैनेज करता है, किस तरह डिक्रीज करता है उस स्ट्रेस को। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, फैक्टर्स की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन, नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर, थर्ड आ जाता है प्रेशर एंड वॉल्यूम, और फोर्थ आ जाता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो अब हम इन चारों को ना डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या इफेक्ट है हमारे सिस्टम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, अगर हम अपने सिस्टम में हमारा जो एक रिएक्शन चल रहा है उसमें हम ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करते रहें और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को भी चेंज करते रहें, तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन को चेंज करके सिस्टम को डिस्टर्ब ही कर रहे हैं ना, एक किस्म से हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो उसने स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो वो किस तरह उसको मैनेज करेगा। तो अगर हम अपने रिएक्टेंट्स को देखें, अगर हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, हमने एक हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन जो है वो हमारा इन प्रोसेस है, चल रहा है रिएक्शन, हमने साथ ही ना रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है ना
वो स्ट्रेस में आ जाएगा कि रिएक्टेंट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो अब क्या होगा, इंक्रीज रिएक्टेंट्स होने की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो देखो क्या करेगा, वो ये सोचेगा रिएक्शन के मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो मैं उनको जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने अभी पढ़ा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने इक्विलिब्रियम लाना होता है। जितनी हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उतनी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हो, यानी दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो, अगर हम रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दें तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस हो जाए। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्शन वापस रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। क्योंकि अब रिएक्टेंट्स जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ताकि बैलेंस हो जाए दोनों तरफ, तो हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो अब जो रिएक्शन है वो तो परेशान हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जो प्रोडक्ट्स इंक्रीज किए हैं हमने वो उसे दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट्स जो है हम डिक्रीज कर दें तो रिएक्शन कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग जो हैं प्रोडक्ट्स को बार साथ ही निकालते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, प्रोडक्ट्स बार बार हम साथ साथ प्रोडक्ट्स ना बाहर निकालते जा रहे हैं, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हम उसे रिमूव कर देते हैं, ताकि पिछले प्रोडक्ट, मजीद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी जगह बन जाए, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो डिक्रीज प्रोडक्ट्स करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इधर एग्जाम्पल आपको देती हूँ एक रिएक्शन की। BiOCl3 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं ना, तो इधर हमारे पास BiOCl और प्लस 2HCl प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर क्या करती हूँ, मैं इधर ना HCl की बढ़ा देती हूँ कंसंट्रेशन, मैं HCl को इंक्रीज कर देती हूँ। अब ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, अब रिएक्शन सोचेगा कि इधर प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को ले आएगा वापस रिवर्स डायरेक्शन में, वो वापस रिएक्शन को पीछे ले आएगा, ताकि इधर प्रोडक्ट्स जो है वो कम हो जाएं और बैलेंस हो जाए हमारी इक्वेशन। उसी तरह अगर मैंने वाटर को इंक्रीज कर दिया, मैंने रिएक्टेंट्स में से वाटर को इंक्रीज कर दिया है, तो अब जो रिएक्शन है वो क्या सोचेगा कि मेरे पास ना रिएक्टेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो अच्छी बात है, मैं उसे वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए। तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवा देगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है BiOCl3 का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इफेक्ट आ जाता है ना, वो हमारे पास है प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट। ओके, अब हमें पता है कि जब भी हम किसी सिस्टम में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का ना आपस में इनवर्स रिलेशन है, जब भी जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम इधर रिएक्शन मैकेनिज्म में देखें, अगर हमारे पास ना एक रिएक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2SO2 2SO2 प्लस O2, तो ये बना रहे हैं 2SO3। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में। अच्छा, अब जो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे जो गैसियस स्टेट में हो रहे हैं, यानी गैस की स्टेट में हो रहे हैं, वो वाले रिवर्सिबल रिएक्शंस हम इधर डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्टेंट्स है ना, इनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हैं 3, टोटल 3 है ना, ये 2 मोल्स है, ये 1 मोल है। टोटल इसके नंबर ऑफ मोल्स ना 3 है मेरे पास। अगर मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स को ना 2 कर दी है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने 1 कर दी है, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स कम कर दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम से, वॉल्यूम से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से अब क्या होगा, हमारा प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया है, मैंने इधर वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज किया है मैंने। तो क्या होना है इधर, अब वो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा इधर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो, हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल, हमारा रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन रहे। तो इस तरह अगर मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स इधर बढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास प्रेशर जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट है, कि जब हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो तब हम वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की वजह से हमारा प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, हमने एक इक्वेशन प्रिडिक्ट की थी केसी की, उसमें हम ऐसे लिखते थे 4x² ओवर ax माइनस 2b और b माइनस एक्स। ठीक है, मुझे सही तरह ये इक्वेशन नहीं याद, ये इसी तरह थी। तो उसमें हम क्या करते थे, हम वॉल्यूम इधर से देखते थे। ठीक है, एक इक्वेशन आप इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक्स आएंगे ना उनमें हो सकता है ये इस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करें। तो वो इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम ना केसी की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप ना ये चीज़ याद रख लें कि हम वॉल्यूम और प्रेशर के इफेक्ट को किस तरह देखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इफेक्ट आ जाता है ना, वो आ जाता है टेम्परेचर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें मेरे पास ना दो तरह की कंडीशंस हैं, मैं लिख देती हूँ। एक मेरे पास कंडीशन है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और एक मेरे पास कंडीशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब जो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें हमें हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, तब हमारा रिएक्शन जो है वो चलता है। ठीक है, स्टार्ट होता है रिएक्शन।
तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो अब हमारे पास इंडोथर्मिक रिएक्शंस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या है? ऑब्वियसली अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करके स्टार्ट होता है ये वाला रिएक्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो उसके लिए अच्छी बात है। तो वो क्या करेगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर इंक्रीज करना। अगर मैं इसी तरह टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, इधर टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया, तो अब क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज तो उसके लिए अच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो इंडोथर्मिक है, वो तो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ना उसका जो रिएक्शन है वो कहाँ में चला जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन कर रही हूँ ना, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मेरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इधर मेरे पास जो है एग्जाम्पल आ जाती है के आई की। के आई की मेरे पास जो है, मैं के आई को एब्जॉर्ब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। मेरे पास डेल्टा एच है +21.4 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये जो है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैं हीट एब्जॉर्ब करवा रही हूँ, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करवा दूँ ना, तो मेरा रिएक्शन वापस रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दूं, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? इंडोथर्मिक होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो टेम्परेचर, थोड़े टेम्परेचर पे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है और हीट क्या करता है? रिलीज करता है अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, यानी इधर हीट एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि हीट रिलीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करना तो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसको तो टेम्परेचर इंक्रीज की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएगा, अगर मैंने टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज किया तो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करती हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर देती हूँ, तो फिर ये रिएक्शन, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर डिक्रीज, तो फिर ये क्या करेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, इसकी मेरे पास एग्जाम्पल आ जाती है CO2 की फॉर्मेशन, CO2 प्लस H2। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है इस तरह रिएक्शन है, तो मैं अगर इधर टेम्परेचर को डिक्रीज करवाऊंगी तब मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू है -41.84 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, यहाँ जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये इधर हीट रिलीज होनी है, इधर हीट रिलीज होगी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इधर प्रोडक्ट्स में हीट रिलीज होनी है। तो मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास इफेक्ट आ जाता है ना, वो कैटालिस्ट का इफेक्ट है। नंबर 4 आ जाता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली, अब हमने जो ये पिछले 3 फैक्टर्स पढ़े थे वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिवर्स में जाएगा, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज होगी ना, जाहिर है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो
रिएक्शन की स्पीड पे और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो वो भी ज़ाहिर है चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होगी ऑब्वियसली, और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से भी चेंज होगी। लेकिन कैटालिस्ट के केस में ना, जो कैटालिस्ट है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे काम नहीं करता। इट डज नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कभी नहीं करता। ये क्या करता है, इट वर्क्स इक्वली ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों साइड्स पे ना बराबर काम करता है, यानी ये रिएक्टेंट्स की साइड पे भी काम करता है और प्रोडक्ट की साइड पे भी काम करता है। ठीक है, दोनों साइड्स को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। जो पिछले तीन फैक्टर्स थे ना, वो सिर्फ एक टाइम पे एक साइड पे ही काम कर रहे थे, या रिएक्टेंट वाली साइड पे या प्रोडक्ट वाली साइड पे, लेकिन कैटालिस्ट दोनों साइड्स पे काम करता है। ये क्या करता है, it usually lowers the activation energy of the system। ये बेसिकली क्या करता है, ये सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी जिससे हमारा रिएक्शन स्टार्ट होना है। ठीक है, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन तो आराम से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी और वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करता है, सबसे पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि थोड़ी सी भी अगर उसको एनर्जी मिले तो वो क्या हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए हमारा रिएक्शन। ठीक है, और उससे बाकी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो कैटालिस्ट जो है वो क्या करता है, दोनों साइड्स पे बराबर काम करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है। और कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन अपना जो है सारा कंप्लीशन की तरफ ले जाके और रिएक्शन मैकेनिज्म में से वापस बाहर निकल आता है बगैर चेंज हुए। ये तो आपने पढ़ा होगा कि कैटालिस्ट चेंज नहीं होता कभी भी, उसका काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। ठीक है, ताकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होती। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री की मेरी जो वीडियोस हैं ना वो पसंद आ रही होंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी मैं, अगर इक्विलिब्रियम में से कोई जो टॉपिक रह गया है तो मैं देखूंगी, तो फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं उसी के ऊपर ही बनाऊंगी, वरना हम जो है कोई और टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो है टॉपिक अगर कोई रह गया है इक्विलिब्रियम में तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।